नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छात्र सड़क पर हैं। कल एक वीडियो हमने बनाया था, उसके बाद यह हमारा अब दूसरा वीडियो है। आरओ की जो परीक्षा लगातार जनवरी से कई बार टलने के बाद अब मुकर्रर हुई तारीख की फला तारीख को एग्जाम किया जाएगा और जैसे ही तारीख अनाउंस हुई और जब यह पता चला कि पेपर एक शिफ्ट में, एक दिन एक पाली में नहीं होगा, 2 दिन 2 शिफ्ट 2 पाली में होगा, तो फिर समस्या उसी नॉर्मलाइजेशन की आ गई, जिसको लेकर छात्र सड़क पर हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एक दिन परीक्षा हो, एक ही पाली में परीक्षा हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही ना आए। अब बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। जैसे वो खेल जगत में, स्पोर्ट्स में नहीं होता, क्रिकेट में जो लुइस मेथड से, डकवर्थ लुइस मेथड से जो निकाला जाता है जीत या हार का, उसी तरीके से आरओ एग्जाम में यूपीपीएससी ये करने की बात कर रही है। क्योंकि 2 पाली में एग्जाम होगा तो ये बात निश्चित तौर पर होनी है नॉर्मलाइजेशन की। क्या है नॉर्मलाइजेशन, इसे आप समझिए। इस फॉर्मूले के तहत किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके प्राप्त अंकों के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या को उस शिफ्ट में उपस्थित, गौर करिए, उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या से विभाजित किया जाएगा और फिर इसे 100 से गुणा किया जाएगा। ये एक मोटा मोटा इसका फॉर्मूला है। अब संख्या कभी जो उपस्थित है उनकी कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है जितने होने चाहिए, तो फिर इसको लेकर सवाल है। अब इस प्रोसेस में परसेंटाइल निकाली कैसे जाती है, थोड़ा सा इसे भी आप समझिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी छात्र को परीक्षा में सबसे ज्यादा 70% अंक मिले फॉर एग्जांपल, और 70% या उससे कम मार्क्स वाले छात्रों की कुल संख्या 15,000 है, जबकि ग्रुप में कुल छात्रों की संख्या 18,000 थी। तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? 100 गुणा 15 बटे 18,000, यानी कि 83.33%। ये उस छात्र का परसेंटाइल होगा जिसने 70% अंक प्राप्त किए थे। इसी को लेकर हंगामा है, इसी को लेकर विरोध है। एक और उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए शिफ्ट ए और बी हैं, ठीक है। शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा सा आसान है, जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा कठिन है। यह बात भी लगातार चिराग कही जा रही है कि आप अलग अलग पाली में करा रहे हैं तो एक पेपर आसान होगा, एक पेपर कठिन होगा, या कई बार दोनों के क्वेश्चन भी मिलते हैं। शिफ्ट ए में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक हासिल किए और शिफ्ट बी में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक हासिल किए। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों का एक समान पैमाने पर उन्हें लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकेगी। यह नॉर्मलाइजेशन का तरीका है और छात्रों का जो तर्क है उसको बताते हुए फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। छात्र क्या तर्क दे रहे हैं? जब आज तक ने बात की, छात्र कह रहे हैं 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से अच्छे छात्रों को इसका भुगतान करना होगा। जो भी हमने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि 150 में से 120 आते हैं और 150 में से अगर 100 आते हैं तो किस तरीके से होगा। यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल और एक शिफ्ट में कठिन प्रश्न होंगे, जिसकी वजह से आयोग को नॉर्मलाइजेशन करना होगा, जिससे अच्छे छात्रों की छंटने की संभावना बढ़ जाती है। ये इस नॉर्मलाइजेशन में होता ही है। यह पूरा लब्बो-लुआब है जिसको लेकर छात्र सड़क पर हैं, हंगामा हो रहा है, लाठी डंडे खा रहे हैं। और अभी तो मैं कहीं सोशल मीडिया पर ही पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ ले जाने वालों को तो फूल बरसाए जाते हैं ऊपर आसमान से, हेलीकॉप्टर में घूम घूम के, और जो छात्र नौकरी के लिए अपनी बात रख रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये हो रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ छात्रों के लिए कि अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो आप छोड़ दीजिए पेपर, ये वाला जो कंडक्ट करा रहा है पीएससी, छोड़ दीजिए। पीसीएस का जो पेपर है कोई और पेपर दे दीजिए। ऐसे भी लोग हैं कहने वाले। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम को सीरियसली देना चाहते थे लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।
बार बार परीक्षाएं, नोटिफिकेशन, यही चलता रहा और एट द एंड एग्जाम अभी मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। अगर मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी होती है और अधिकारियों की जवाबदेही होती है कि अब बात मुख्यमंत्री ने कह दी है तो हमें तय समय पर उसे कराना है। यहां तो मुख्यमंत्री की बात अधिकारियों ने नहीं सुनी। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जनवरी की बात 6 महीने में कराने की बात मुख्यमंत्री ने ट्वीट में की थी। अब ये नवंबर हो गया, उस पर भी होगा या नहीं होगा पता नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लॉजिस्टिक्स की, जैसे कल हमने जो डिस्कस किया था कि भाई करीबन 900 के आसपास केंद्र अवेलेबल हैं उस समय, ऐसी स्थिति में 1200-1300 के आसपास हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति ऑब्वियसली उनके पास ना तो स्टाफ है ना केंद्र है, और फिर केंद्र को लेकर भी एक रूल बनाए कि भाई केंद्र किसे केंद्र कहा जाएगा। ऐसे नहीं कोई भी स्कूल में जाकर हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। प्राइवेट स्कूल इस बार क्राइटेरिया होगा, बचा गया है ऐसा नहीं कि भाई कोई क्राइटेरिया। तो कहने का मतलब है इसके बेसिस पर ये तय हुआ था कि भाई आरओ, एआरओ और जो पीसीएस की जो प्रिम्स है वो होगा एग्जाम। लेकिन ऑब्वियसली ये पहले लीक हो गए पेपर, उसके बाद से ये सारा हंगामा हुआ। इसी वजह से छात्र लगातार सड़कों पर है। सवाल ये भी है, और जो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पूछा कि भाई अगर आप इतने टैलेंटेड हो और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो मत सुनो सरकार को अपनी बात, जाइए दूसरा एग्जाम दे दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, इतना क्या ऐसे भी लोग हैं कहने वाले। लेकिन चूंकि यहाँ 6 लाख 7 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे, जिन्होंने तैयारी की है, जो पढ़े हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं, जो इस टेस्ट को देना चाहते हैं, बिल्कुल, तो इसमें क्या उनकी गलती है? सरकार की गलती सीधी सीधी इस हिसाब से, अगर वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। पहली बात। दूसरी बात, जो कह रहे हैं नो नॉर्मलाइजेशन, अब कह रहे हैं, जो हम हमारे कमेंट्स में भी ज्यादातर लोगों ने कहा नो नॉर्मल, बात बिल्कुल सही है। मैरिट बच्चे को आप कैसे डिनाई कर सकते हो बॉस? जो लड़का मेहनती है, जो लड़का नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान ही अच्छे, मतलब कल भी हमने यही कहा, क्रीम बच्चों का नुकसान है। तो क्यों नॉर्मलाइजेशन हो? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्यों हो नॉर्मलाइजेशन? क्या एक बच्चे को जो अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है उसको क्या नुकसान मिलना चाहिए? ये तो बहुत बेसिक, ये तो वही बात होगी ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। ये तो वही बात होगी ना। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। ये तो वही बात होगी ना। ऐसे नहीं होता। कायदा ये बोलता है, जो बच्चे मुझे लग रहा है कि जो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो बात है बिल्कुल सही है। नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नो नॉर्मलाइजेशन। एक पाली में एग्जाम होना चाहिए, इसमें कोई, और जब नोटिफिकेशन जारी हो, जब की तारीख तय हो एग्जाम की, तभी एग्जाम होना चाहिए, एक ही पाली में हो, ताकि जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। पहला कंफ्यूजन पेपर लीक का कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये दूर हो जाए कि भाई कि फलाने का उस पाली में आसान एग्जाम आया, इसमें लेट आया। आप सेट्स बनाइए, जो प्रॉपर एक एग्जाम का तरीका होता है। बोर्ड डिसाइड करता है कहाँ पेपर छपेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होंगे, किन केंद्रों पर आएंगे, कैसे बच्चे पहुंचेंगे, कितना रजिस्ट्रेशन फीस होगा, एक तरीका है वो। आप पेपर कंडक्ट करिए, सिंपल। इसमें सोचना क्या इतना, इसमें इतना ज्यादा वो मुझे लग रहा है विचारणी बात क्या है। ये तो बच्चे बैठे हुए हैं, वो हंगामा करते हैं तो बीच बीच में खबरें आ जाती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। तो बच्चे बहुत टाइम से बैठे हैं प्रयाग। देखिए समस्या कहाँ पर है, समस्या आप समझिए। समस्या ये है कि यूपी पीएससी को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 75 जिलों में प्रदेश के 1758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग को 55% केंद्र ही मिल सके। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए जो जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है 5,76,154 ये अभ्यर्थी हैं। अराउंड 6 लाख। हाँ, अराउंड 6 लाख। 978 परीक्षा केंद्र की सहमति मिली है। अब इसमें तकरीबन 4,35,074 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा कराई जा सकती है। बाकी जो बोर्ड समस्या बता रहा है कि जितने परीक्षा केंद्रों की जरूरत है, जो ये बात जो डिमांड उठ रही है कि आप एक ही दिन कराइए, एक ही उस पाली में कराइए, एक शिफ्ट में कराइए, इनके पास परीक्षा केंद्र ही नहीं है। तो परीक्षा केंद्र नहीं है, इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगतेंगे? उन्होंने तो, आपने जब वैकेंसी निकाली, या फिर आप सिस्टम सुधारिए। सिस्टम आपने जब वैकेंसी निकाली, छात्रों ने पैसे अपने जमा किए, उसमें जो फीस थी संबंधित, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो चूंकि व्यवस्था, हमें जितने केंद्र चाहिए उतने हैं नहीं, कम है हमारे पास, तो हम उसी में, मान लीजिए हमें 100 की जरूरत है तो हमें 50 मिले तो हम 50-50 करके 2 शिफ्ट में करा लेंगे। यही तो सारी समस्या की जड़ है। आप 2 शिफ्ट में कराएंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन कराना पड़ेगा, जिसमें क्रीम बच्चों को नुकसान है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। तो ये तो सरकार की गलती हुई ना फिर।
वही तो मैं कह रहा हूँ, छात्र क्यों लाठी खाएगा? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसका स्कोर अच्छा किया है, उसको कम मार्क्स क्यों मिलने चाहिए? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना बॉस, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, क्योंकि आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि उसको कम मिलेगी। नो, अब एक बात, अब ये जिस, अब मान लीजिए उस शिफ्ट में लोग एक शिफ्ट में कम आए, मान लीजिए फिर 500 में से मान लीजिए 378 लोग उसमें आए, ठीक है, और दूसरे वाले में जो है 500 में से 478 लोग आते हैं, तो फिर आप कैसे उस चीज को गुणा भाग करेंगे? फिर उस पहली पाली में 100 में से 120 आए, दूसरी पाली में 100 में से 80 आए, तो फिर कैसे आप उन चीजों को मिलान करके और फिर सारा कैलकुलेशन निकाल दे रहे? ये तो जो गणित की बात है, लेकिन यहां पर गणित ये फिट नहीं बैठ रहा ना। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। और जहां तक बात है कि उस गणित से क्या फायदा जिस गणित से एक टैलेंटेड स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ठीक है 2 पालियों में कराइए, चलिए हम कहते हैं 2 पालियों में कराइए, हाँ। आप लेकिन वहां फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाए ना आप। हाँ। आप ये रूल क्यों बना रहे हैं? हाँ। आप नॉर्मल कीजिए। जैसे एग्जाम होता है कि मान लीजिए एक पाली में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 5,70,000 के आसपास बताई, फॉर एग्जांपल एक पाली में 2.5 लाख आए, दूसरे में भी 2.5 लाख आ गए, या एक में 3 आ गए, एक में 2.5 से ऊपर आ गए, तो उस हिसाब से जो जिसका मेरिट बेस पर होना चाहिए, जो होना चाहिए जिसके। लेकिन ये तब होगा ना जब एक साथ एग्जाम होगा, मतलब सारी चीजें हो जाए। हाँ, एक ही दिन में एक साथ होगा, एक ही पाली में होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, नहीं, तब ये संभव है ना। या तो ऐसा कर लीजिए, या दूसरा एक तरीका इसका ये भी है ना कि अगर मान लीजिए आपको डबल पाली में करना है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहली बात, उसमें कोई मेथड नहीं आपको अपनाना है। 2.5 लाख बच्चा एक बारी में आ रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है जी, वो चला गया बच्चा देकर, ये इंश्योर कीजिए कि पेपर लीक नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, और पेपर ऑब्वियसली लीक के आपको अलग ही रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आपको अलग ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर अलग रखना बिल्कुल, पड़ेगा। एक प्रश्न भी नहीं मिलना चाहिए। अब दिक्कत ये है ना कि एक प्रश्न 2 प्रश्न वो तो चलिए एग्जामिनर के हिसाब से वो जो सेट करेगा, वो पहला वो लीक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो दूसरे पाली में भी अगर एग्जाम होगा, वो भी इस तरह से फ्री एंड फेयर हो, उसमें भी कोई ये ना हो कि भाई जो अब आ गए, मान लीजिए अब ये 250 के आसपास सीट्स हैं, ज्यादा भी सीट्स नहीं है, मैं पढ़ रहा था 200-250 सीट्स हैं आरओ एआरओ की, जिसमें इतने सारे अभ्यर्थियों ने भरा है। आप सोचिए, अब जो उनके मेरिट पे आ रहे हैं, जो उनके नंबर हायर स्कोरर आ रहे हैं, उनको आप लीजिए। अब उसमें भी मेरिट वे कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यही तो निकालने का इनका तरीका है ना। नहीं, मान जब लीजिए भाई, अगर 5-5.5 लाख में से अगर मान लीजिए 50,000 ऐसा बच्चा है जो आपको टॉप लिस्ट में है, आपके नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो कई होके मैच करेंगे नंबर, उस प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे? या तो उस प्रक्रिया में भाई जो आपका स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर आप अपनाते हैं कि भी मान लीजिए आपको सीट्स आपकी 250 हैं, 300 है, उस हिसाब से जो आपका प्रोटोकॉल है, भाई अब एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रोटोकॉल हमें बहुत डीपली तो नहीं पता, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल है उसको बहुत फेयर तरीके से करिए। उसमें दिक्कत क्या है अनूप? मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनकी समझिए, जो अभ्यर्थी 5 नवंबर के आदेश के अनुसार एक दिन से ज्यादा परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयार नहीं है, उन अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, छात्र ये कह रहे हैं। और इस प्रक्रिया से जब एक ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, और संभावना है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो, यह भी संभव हो सकता है। नहीं, और इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज्यादातर छात्र परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र होने की वजह से किसी छात्र को फायदा या किसी को नुकसान ना हो। यह तो मंशा है, लेकिन इस मंशा के अनुरूप जमीनी हकीकत पर काम होगा नहीं होगा, इसको लेकर छात्र संशय में है, और इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं। आपकी बात सही है, आपने जो पढ़ा इसमें इसी का मैं अगर उसका निकाले, क्रक्स निकाले, तो इसमें तो यही है ना कि भाई दो पालियों में जो भी आपके स्कोर आ रहा है, जो मेरिट वाले बच्चे हैं, उसके हिसाब से आप फेयर गेम भी तो कर सकते हैं। फेयर गेम करने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे एग्जाम आपने बोला कोई एक टफ है, एक एग्जाम टफ होगा, एक एग्जाम नहीं, छात्र यही बात कह रहे हैं कि 2 पाली में होगा, तो एग्जामिनर सेट करता है ना एग्जाम पेपर, उसको पता है ना, जो उसने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड अपने बना रखे हैं कि भाई मैं अगर देखिए हर किसी को कोई क्वेश्चन पेपर मुश्किल लग सकता है, किसी को आसान, लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखें तो एग्जामिनर ही सेट करता है ना। हाँ, ये इंश्योर होना चाहिए कि भाई जो पेपर सेट हो, मैक्सिमम बच्चे वो एक राय रखें उस पर लेकर कि हाँ नहीं, अगर मान लीजिए 4-5 बच्चे कह रहे हैं ये तो संभव नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है एक धड़ा पेपर को मुश्किल बोले, लेकिन एक ऐसा भी धड़ा होता है जो कहता है बहुत ईजी पेपर था। तो कहने का मतलब एग्जामिनर का ही तो विवेक है ना कि वो इस हिसाब से पेपर बनाए कि दोनों पालियों को बिल्कुल यही तो विश्वास का संकट है ना, जो भरोसा ये छात्र सरकार पर, इस बोर्ड पर, जो भर्ती बोर्ड है,
उस पर नहीं कर पा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, चयन आयोग अगर सवालों के घेरे में है और छात्र अगर सड़क पर हैं, तो एक बुनियादी सवाल तो है ना कि कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं हो पाता है। छात्र जो बात कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, उसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको जितने सेंटर चाहिए उतने सेंटर की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पढ़ने के दौरान सड़क पर उतरकर अपनी मांग के लिए लाठी खाते फिरें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हर उस व्यवस्था के लिए जो बनाई जाती है अलग मकसद से, दिखाई जाती है अलग तरीके से। उत्तर प्रदेश में शायद इस वक्त आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर यही हो रहा है। जो तय हुआ था ये वो तस्वीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।